नमस्कार। आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ के काव्य सिद्धांत। प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ मूलतः कवि के रूप में ही स्थापित हैं। उन्होंने एक सहज सौंदर्य बोध और आबाधिक भाव प्रवणता थी। वह समालोचक के बौद्धिक संसार के लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकती। उन्हें परिस्थितियों ने ही काव्यलोचन के क्षेत्र में कुछ कदम बढ़ाने को विवश कर दिया। वर्ड्सवर्थ का व्यक्तित्व और युगीन परिवेश क्या रहा? कोई भी लेखक, कवि, विचारक या समालोचक अपनी निजी परिस्थितियों और युगीन वातावरण की क्रिया प्रतिक्रिया में ही अपना विकास करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक अपना काव्य जीवन सहज प्राकृतिक वातावरण का सानिध्य प्राप्त करके ही शुरू किया था। 20 वर्ष की उम्र में यानी सन 1790 ईस्वी में उन्होंने फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की पैदल यात्रा की थी। आल्प्स की प्राकृतिक सुषमा ने उनकी सौंदर्य भावना को बहुत अधिक प्रभावित किया था। फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणामों ने वर्ड्सवर्थ की समालोचना को प्रभावित किया। समालोचना की पृष्ठभूमि में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों महाकवि सन 1795 ईस्वी में संपर्क में आए थे। दोनों ने काव्य रचना के क्षेत्र में नई जीवन दृष्टि और युग की मांग के अनुसार कदम उठाया। इन नई रचनाओं का संकलन लिरिकल बैलेड्स के नाम से सन 1798 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें दोनों की रचनाएं थी। कोलरिज को समय नहीं मिल पाने के कारण समस्त भूमिका एडवर्टाइजमेंट नामक शीर्षक से अकेले वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, जिसे कोलरिज पूर्णतः सहमत थे। इस संग्रह के काव्य विषय और काव्य भाषा नव अभिजात्यवादी आलोचकों की कोप दृष्टि और तीखी आलोचना के आधार बने। सन 1800 ईस्वी में ग्रंथ के दूसरे संस्करण में वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक लंबी भूमिका और जोड़कर आलोचकों को सटीक उत्तर दिया था। यह भूमिका स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र कहलाती है। सन 1800 ईस्वी के संस्करण में प्रकाशित यह भूमिका अंग्रेजी के आलोचनात्मक साहित्य में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स नाम से सम्मिलित की गई। इसमें एक परिशिष्ट जोड़कर सन 1801 ईस्वी के संस्करण में इसे पुनः प्रकाशित किया गया और सन 1815 ईस्वी तक लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके थे। प्रारंभ में वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी भूमिका से कोलरिज सहमत था। आगे चलकर कोलरिज उन विचारों से सहमत नहीं रह पाए और सन 1800 ईस्वी में कोलरिज ने अपनी प्रसिद्ध भूमिका पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ के काव्य और भाषा संबंधी विचारों का जोरदार खंडन किया था। समसामयिक दिग्गज आलोचकों ने कोलरिज जैसे मित्रों द्वारा खंडनात्मक रुख अपनाने पर भी वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स का अंग्रेजी आलोचना साहित्य में विशिष्ट स्थान है। प्रीफेस के प्रत्येक संस्करण में वर्ड्सवर्थ ने कुछ न कुछ संशोधन अवश्य किए। इस रचना में वर्ड्सवर्थ ने काव्य विषय और काव्य भाषा पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए और परंपरागत आधार को धक्का पहुंचाया। काव्य पर विचार करते समय कवि किसे कहते हैं, काव्य की परिभाषा, विषय वस्तु, प्रयोजन और भाषा पर वर्ड्सवर्थ ने अपने नवीन विचारों की व्याख्या की। इनमें काव्य भाषा पर विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत 18वीं शताब्दी के अंत में ड्राइडन आदि कवियों की शैली रूढ़ और निरुपयोगी हो गई थी। वर्ड्सवर्थ ने तो परंपरागत भाषा शैली का और भी तीव्र विरोध किया था।
ज्यों-ज्यों उनकी व्यक्तिवादिता और भावुकता बढ़ती गई, त्यों-त्यों उन्हें परंपरागत शैली से वितृष्णा से बढ़ती गई। त्यों-त्यों उन्हें आधुनिक युग में जिस प्रकार टी.एस. इलियट और एज़रा पाउंड ने बोलचाल की भाषा के प्रयोग का समर्थन किया था, वैसे वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्राकृतिक और स्वाभाविक भाषा शैली का भी समर्थन किया। वर्ड्सवर्थ काव्यगत युक्तियों, मानवीकरण, वक्रोक्ति तथा पौराणिक दंत कथाओं, भावाभास आदि को काव्य के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। वर्ड्सवर्थ ने कृत्रिमता के स्थान पर सरलता को शैलीगत सौंदर्य माना। उसके समय में अलंकृत भाषा का यांत्रिक अनुकरण हो रहा था। 18वीं शती में नव अभिजात्यवादी युग में भाषा के निम्न और उच्च दो रूप प्रचलित थे। दैनिक जीवन की भाषा को निम्न भाषा कहा जाता था और दूसरी उच्च भाषा जो कृत्रिम, बोझिल और आडंबरपूर्ण हो गई थी। वर्ड्सवर्थ ने इस कृत्रिम भाषा का परित्याग करके सरल भाषा पर जोर दिया। वर्ड्सवर्थ की भाषा संबंधी मान्यताओं में 3 आधार हैं। पहला, काव्य में ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग। वर्ड्सवर्थ ने जिस प्रकार काव्य के विषय के लिए ग्रामीण जीवन का समर्थन किया, उसी प्रकार ग्रामीण जीवन के दैनिक व्यवहार की भाषा का भी समर्थन किया। उनका मानना है कि ग्रामीण अपनी निम्न स्थिति के कारण सामाजिक गर्व से मुक्त होकर सरल स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हैं। उनकी वाणी में सच्चाई तथा भावों में भी सरलता होती है। गद्य पद्य समान भाषा का प्रयोग। दूसरा, वर्ड्सवर्थ की यह मान्यता थी कि गद्य पद्य में या गद्य और छंदोबद्ध रचना में कोई तात्विक भेद नहीं हो सकता। वर्ड्सवर्थ की भाषा संबंधी इस अतिवादी मान्यता का परंपरा तथा वास्तविकता के साथ स्पष्ट विरोध है। गद्य और पद्य का अंतर केवल छंद के कारण ही नहीं होता, अपितु वाक्य विन्यास, पद चयन आदि के कारण भी होता है। तीसरा, प्राचीन कवियों की भाषा कृत्रिमता तथा आडंबर मुक्त। वर्ड्सवर्थ का विचार था कि प्रबल उन्मेष युक्त भावों की भाषा अनायास भव्य, सजीव और चित्रात्मक होगी। कृत्रिम भाषा निम्न श्रेणी के कवियों की देन है। सभी देशों के प्राचीन कवियों ने वास्तविक घटनाओं से उद्भूत भावों का आधार लेकर काव्य की रचना की थी। चूंकि उनकी अनुभूति और भाव प्रबल थे, इसलिए सहज ही उनकी भाषा प्रभावी और अलंकृत हो गई। किंतु बाद में कवि की यश की कामना और काव्य रचना करने लगे, जिससे भाषा में कृत्रिमता आती चली गई। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथ में जाकर भाषा जटिल, कृत्रिम और आडंबर युक्त हो गई। ऐसी भाषा को वर्ड्सवर्थ ने त्याज्य बताया है। इसमें छंद विधान वर्ड्सवर्थ कविता को छंदमयी मानते हैं। उनका मत है कि छंद के कारण कवि को एक विशेष भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। ये भाषा की तरह छंद के चुनाव पर ही बल देते हैं। उनकी मान्यता है कि छंद मनमाना न होकर उपयुक्त, नियमबद्ध और निश्चित होना चाहिए। यद्यपि वे छंद को कविता के लिए अनिवार्य नहीं मानते, तथापि छंद की महत्ता, शक्ति और प्रभाव को स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में छंद से विषय सम, संतुलित और आनंदप्रद बन जाता है। वर्ड्सवर्थ कविता के लिए छंद को अनिवार्य न मानकर कविता का एक गुण स्वीकार करते थे, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वर्ड्सवर्थ की भाषा छंद विषयक मान्यताओं की जो आलोचना की गई है, वो उनके युग के साहित्यकार और आलोचक जिनमें सहमत नहीं हो सके और वर्ड्सवर्थ की भाषा विषयक मान्यताओं की आलोचना करके उनके मित्र कोलरिज ने ही की थी। सर्वप्रथम कोलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं की तीखी आलोचना इस प्रकार की।
पहली वर्ड्सवर्थ को ग्रामीण जीवन में या संबद्ध होकर उनके विषयों के लिए ग्रामीण भाषा के प्रयोग को वांछनीय माना जाता था। कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ के इस ग्रामीण भाषा विषयक विचारों को अनुपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कि काव्य भाषा भावों और अनुभूतियों का संप्रेषण करने में ही सक्षम होनी चाहिए, किंतु ग्रामीण भाषा की शब्दावली अपर्याप्त और कामचलाऊ होती है। उससे व्यापक, सूक्ष्म और विविध अनुभूतियों का संप्रेषण संभव नहीं है। ग्रामीण भाषा का वस्तु ज्ञान भी सीमित ही होता है। यद्यपि कोलरिज के कथन में सच्चाई है, तथापि वर्ड्सवर्थ ग्रामीण भाषा के दुराग्रही नहीं थे। उनका कथन केवल लिरिकल बैलेट्स की कविताओं में या उसके परिप्रेक्ष्य में ही था। प्रेफेंस में उन्होंने यथासंभव कहकर ग्रामीण भाषा को उपादेयता मात्र स्वीकार की है। दूसरा, वर्ड्सवर्थ ने मनुष्य की वास्तविक भाषा की बात तो की है। कोलरिज ने इस विचार से भी असहमति जताई है। उनका कहना है कि प्रत्येक मनुष्य की भाषा उसके ज्ञान, क्रिया, संवेदना के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। शिक्षित और अशिक्षित दोनों को अपनी अपनी भाषा की आवश्यकता होती है। मनुष्य की भाषा को वैयक्तिक, सामाजिक तथा शब्दों व मुहावरों की विशेषताएं नियंत्रित करती हैं। अतः काव्य भाषा में स्वाभाविक भाषा का प्रयोग भी अनुचित है, परंतु वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त विचार एक सीमित उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य के लिए ही थे। तीसरा, वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण भाषा के दोषों को दूर करके उसे काव्य में प्रयुक्त करने की बात स्वीकार की थी, जिससे अरुचि और जुगुप्सा उत्पन्न करने वाले तत्व भाषा में रहे। इस संबंध में कोलरिज का कथन है कि जब भाषा को ग्रामीण दोषों से मुक्त करके परिष्कृत बना दिया, तब वह भाषा ग्रामीण कैसे हो सकती है। इस संबंध में तो यह कहा जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ ने परिष्कृत शब्दावली की बात ही कही है। वर्ड्सवर्थ ने अपने इस भाषा विचार से ग्रामीण भाषा के प्रति कवियों का रुझान उत्पन्न किया था। अगला, कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ की तीव्र अनुभूति की दशा की भी आलोचना की है। उनका कथन था कि भाव की ऊष्मा विचारों या बिंबों में चाहे जो भी हो अभिनव संबंध स्थापित करे, या सत्य अथवा अनुभूति का जो भी साधारीकरण करे, उसके संप्रेषक शब्द तो बोलचाल में ही पहले से ही विद्यमान रहते हैं। असाधारण उत्तेजना से वे समुद्रित हो उठते हैं। यहाँ भी वर्ड्सवर्थ की भावनाओं और विचारों की उपेक्षा ही दिखाई देती है। उसने यह नहीं कहा कि भाव की उत्तेजना और अनुभूति की तीव्रता शब्दों के आडंबर को प्रभावित करती है। उसका इतना ही कहना था कि अनुभूति की तीव्रता को दशा में प्रयुक्त शब्द शक्तिशाली और प्रभावशाली होते हैं। उनमें अनायास ही काव्य के गुण भी आ जाते हैं। काव्य में शब्द अलौकिक नहीं होते, वे बोलचाल की भाषा से ही ग्रही होते हैं, किंतु सामान्य स्थिति में अधिक भावों की व्यंजना भी वे करते हैं। अगला, गद्य और पद्य की भाषा में अभिन्नता पर कोलरिज ने गंभीरता से विचार किया था। वर्ड्सवर्थ द्वारा प्रयुक्त एसेंशियल शब्द का विश्लेषण करते हुए कोलरिज ने कहा था कि मैं अपने प्रमाण में प्रत्येक देश और प्रत्येक युग के सर्वोत्कृष्ट कवियों के प्रयोगों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ या करता हूँ कि अनिवार्य शब्द के प्रत्येक अर्थ में गद्य और छंदोबद्ध रचना की भाषा में सचमुच अनिवार्य भेद हो सकता है और होना भी चाहिए। वे कहते हैं कि यदि कोई शब्द या शब्द क्रम केवल गद्य के लिए होता है तो कोई गद्य या पद्य के लिए, इसलिए गद्य व पद्य की भाषा में अभेद स्वीकार्य नहीं हो सकता।
यदि हम वर्ड्सवर्थ की गद्य पद्य की भाषा में अभेद की बात पर गंभीरता से विचार करें तो उसमें पर्याप्त सत्य दर्शन करेंगे। उदाहरण के रूप में हम बाण भट्ट के गद्य और कालिदास के पद्य को देखें तो दोनों की भाषा में समानता पाएंगे। इसलिए संस्कृत में यदि उक्ति प्रचलित है, गद्य कविनाम निष्कषः वदनी, गद्य कवियों की कसौटी है। वर्ड्सवर्थ ने उत्तम गद्य की भाषा के लिए यह बात भी स्वीकार की है। वर्ड्सवर्थ ने पुरानी मान्यताओं को ग्रहण करते हुए उन्हें एक नया रूप प्रदान किया। नवशास्त्रवादियों के समान उन्होंने काव्य को प्रकृति का अनुकरण नए अर्थ में स्वीकार किया। वर्ड्सवर्थ ने कल्पना शक्ति पर विशेष बल दिया है, जिसके द्वारा कवि ब्रह्मांड की एकता का अनुभव करता है। उन्होंने शैली की शुद्धता और अलंकृत भाषा के स्थान पर अंतःस्फूर्त भावों से सहज उच्छृंखल को बल देकर रोमानी आलोचना का प्रवर्तन किया। वर्ड्सवर्थ ने काव्य निर्माण की प्रक्रिया के आचार पर काव्य का विवेचन किया और काव्य में भाव जगत या भाव तत्व की प्रतिष्ठा भी की। उन्होंने सर्वप्रथम ग्रामीण जीवन के भावों और भाषा को काव्य में महत्व दिया। उन्होंने काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम पर विशेष बल दिया। वर्ड्सवर्थ द्वारा प्रस्तुत प्रेफेस में काव्य के विविध पक्षों का निरूपण नहीं है, विवेचना की सूक्ष्मता भी नहीं है। उसमें महाकवि की एक अंतर्दृष्टि है जिसका महत्व आज भी असूक्ष्म है।